गुड इवनिंग बच्चों। और वक्त न गंवाते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क्लास 9th की हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। और अभी तक 6 डिफरेंट पार्ट्स में मैंने इसके वीडियो अपलोड किए हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, जिसकी फर्स्ट वर्ड है डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स, है ना। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले वाले पैराग्राफ्स के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं प्लेलिस्ट में, का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। और बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सोशलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, रशिया के स्टेटस के बारे में पढ़ रहे थे, रशिया में क्या स्थिति थी। 1914 के लगभग के आसपास की बात है, ठीक है। और वर्कर्स का क्या स्टेटस था, वर्कर्स किस तरह से काम करते थे, किस तरह से उनका सोशल डिवीज़न था, ठीक है। स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्या क्या मेटल वर्कर्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग इस पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डिस्पाइट डिवीज़न, ठीक है। डिस्पाइट डिविजन्स, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क when they disagreed with employers about dismissal or work condition. Despite division, सामाजिक रूप से या पेशेवर, अगर कहा जाए, पेशेवर रूप से विभाजित होने के बाद भी, मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से जो वर्कर्स थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, वो आपस में भी सुपीरियर और इन्फीरियर समझते थे। जैसे जो मेटल वर्कर थे, यानी किसी धातु उद्योग में काम करने वाले जो वर्कर थे, वो अपने आप को बहुत स्किल्ड, टेक्निकली स्किल्ड समझते थे और थोड़ा सा अपने आप को ऊंचा समझते थे बाकी वर्कर्स से। और उनका कहना था कि भाई हमारा जॉब थोड़ा सा टेक्निकल जॉब है, इसमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है, तो हम लोग थोड़े से उच्च हैं बाकियों की तुलना में। तो इस तरह के विभाजन थे। लेकिन इन सब विभाजनों के बावजूद वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। लेकिन जब कोई मामला फंस जाता था, जब वो अपने नियोक्ता यानी नौकरी देने वाले यानी फैक्ट्रियों के मालिकों से जब वो असहमत होते थे, चाहे वो असहमति नौकरी से निकाल देने की हो या काम करने की कंडीशंस के बारे में कोई असहमति हो, तो ये लोग मिल करके सारे विभाजनों को, है ना, सारे मनमुटाव को भुला करके ये लोग स्ट्राइक कर देते थे, हड़ताल कर देते थे। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896-1897 and in the metal industry during 1902. और ये हड़तालें फ्रीक्वेंटली यानी लगातार, ठीक है, कुछ कुछ समय अंतराल पे बार बार ये हड़तालें हो रही थी, खासतौर से वस्त्र उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896-97 में, और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में, धातु उद्योग में। इन द कंट्री साइड, अभी तो हम लोग टाउन की बात कर रहे थे और टाउन में जो इंडस्ट्रीज थी उनमें काम करने वाले वर्कर्स की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कंट्री साइड यानी देहाती क्षेत्र में पीजेंट्स, किसानों, काश्तकारों के बारे में। In the countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the Orthodox Church owned large properties. गांव देहात के तरफ जितनी भी जमीन होती थी, कृषि भूमि, खेती करने वाली जमीन, उस पर काश्तकार, छोटे किसान या किसान जो भी कह लो, खेती करते थे। लेकिन जमीनों का जो मालिकाना हक था वो या तो सामंतों, जमींदारों, राजा के परिवार के जो सदस्य हैं, है ना, द क्राउन, क्राउन का मतलब यहाँ पर राज परिवार,
और ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कट्टर चर्च के जो पुजारी होते थे, ठीक है, या चर्च का जो मठ होता था, मठ, तो इनके अधिकार में जमीनें होती थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जमीनें इन ताकतवर अमीर लोगों की प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन खेती करते थे ये बेचारे किसान। लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, बट except in a few cases they had no respect for the nobility. मजदूरों की तरह, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की तरह किसान भी आपस में विभाजित थे। मतलब उनका भी अलग अलग सोशल स्टेटस होता था, सामाजिक स्तर होता था। कुछ अपने आप को अच्छा उच्च समझते थे, कुछ को माना जाता था कि ये थोड़े इन्फीरियर हैं। और ये लोग भी बड़े धार्मिक होते थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, धर्म से जुड़े होते थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस, कुछ अगर केसेस को छोड़ दिया जाए, कुछ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए, तो एक बात इन लोगों में कॉमन थी। कुछ मामलों को छोड़ करके एक बात कॉमन थी, वो ये थी कि इन किसानों के मन में इन जमींदारों, सामंतों या राजा के परिवार या चर्च के प्रति कोई आदर भाव नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। बच्चों, ये तो बट नेचुरल बात है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन उसके पैर में मिट्टी का एक कण नहीं लग रहा, मगर वो जमीन का मालिक बना बैठा है। खेती उसकी जमीन में कोई और कर रहा है, पसीना कोई और बहा रहा है, अपने शरीर को, अपने कपड़ों को मिट्टी से गंदा कोई और करवा रहा है, लेकिन सारी फसल का मालिक वो बना बैठा है जिसके पैर में एक दाना मिट्टी नहीं लगी। तो डेफिनेटली जो मेहनत करने वाला है वो कभी सम्मान नहीं करेगा उस जमीन के मालिक की, कि वो उसके मन में हमेशा ये बात रहेगी कि मेहनत हम करते हैं, खून पसीना हम बहाते हैं और मालिक ये बने बैठे हैं। ठीक है। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। और ये जो नोबल्स थे, ये जो अमीर थे, जमींदार, सामंत, फ्यूडल्स, इनको जो पावर और पोजीशन मिला हुआ था, इनको जो ताकत मिली हुई थी, जो शक्तियां मिली हुई थी, अधिकार जो मिले हुए थे, वो मिले हुए थे जार की तरफ से। जार यानी जो राजा था उसकी तरफ से। क्यों? क्योंकि वो राजा की सर्विस करते थे, राजा की नौकरी चाकरी करते थे, राजा के लिए काम करते थे, इसलिए राजा ने अधिकार दे रखे थे, पोजीशन दे रखी थी। और जो इनको पावर और पोजीशन मिली थी वो उनको लोकल पॉपुलैरिटी से नहीं मिली थी, यानी स्थानीय लोकप्रियता उन की वजह से उनको कोई पावर नहीं मिली हुई थी। कहने का मतलब आम जनता में ये बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं थे। आम जनता, आम किसान इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये शोषक थे, ऑप्रेसर थे, ठीक है, एक्सप्लॉइट करते थे, शोषण करते थे। This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. फ्रांस, ये जो सिचुएशन थी ये फ्रांस से अलग, जहां की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, फ्रांस की क्रांति के समय, इन ब्रिटानी एक जगह है वहां पे फ्रांस में, जहां किसानों ने अपने नोबल्स का पूरा आदर किया, सम्मान किया, और न सिर्फ सम्मान और आदर किया बल्कि उनके लिए लड़ाई भी की, है ना। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। लेकिन रशिया में जो किसान थे, जो काश्तकार थे, वो चाहते थे कि ये जो नोबल्स हैं, जो जमींदार हैं, ये सामंत हैं,
ये ज़मीन हमको दें, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम पसीना बहाते हैं। तो जिस ज़मीन पर हम पसीना बहाते हैं वो ज़मीन हमारी होनी चाहिए, न कि इन बंगलों में, आलीशान बंगलों में पूरी सुविधाओं के साथ रहने वाले वो लोग जो मिट्टी में अपना पैर नहीं रखते, वो ज़मीन के मालिक नहीं होने चाहिए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। और ऐसी बहुत सारी लगातार खबरें आ रही थी कि इन किसानों ने अपने जमींदार को किराया, जमीन का किराया देने से भी मना कर दिया, और यहां तक कि जमींदारों की हत्याएं भी कर दी। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। और दक्षिणी रूस में 1902 में इस तरह की घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और 1905 तक इस तरह की घटनाएं लगभग पूरे रूस में होने लगी। यानी किसानों ने रेंट पे करने से मना कर दिया और अपने लैंडलॉर्ड की हत्या करनी शुरू कर दी। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। रूस के जो किसान थे वो यूरोप के अन्य किसानों से अलग थे। कैसे? They pooled their land together periodically and their commune divided it according to the needs of the individual families. हाँ, अब ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। जो कम्युनिज्म है वो कहाँ से आया बच्चों? देखो अब इसको समझो कि रूस के किसान क्या करते थे, वो यूरोप के अन्य किसानों से बिल्कुल अलग तरीके से उनकी व्यवस्था थी। क्या? जैसे एक गांव के किसान हैं, एक कोई गांव है, वहाँ के किसान हैं, ज़मीन भले ही ज़मींदार की है, तो ज़मींदार शहर में, उसका आसपास के शहर में उसका घर है, बंगला है, ठीक है, उसने ज़मीन किराए पे किसानों को दे दी है। मान लो कि एक गांव है, वहाँ के सब किसान हैं, ठीक है। वो क्या करते थे बच्चों? दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली। समय समय पर वो क्या करते थे, गांव की सारी जमीन को वो मैं कैसे समझाऊं बच्चों? देखो समझो, मतलब जैसे एक गांव है, ठीक है, उस गांव में मान लो कुल खेती की जमीन 100 एकड़ है ना। टोटल जो एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन लैंड है मान लो 100 एकड़ है, 100 एकड़ ज़मीन है। उसमें बहुत सारे किसान हैं, मान लो कि 20 किसान हैं, 20 किसानों की ज़मीन है, 20 परिवार हैं वहाँ पे, 20 किसानों के परिवार रहते हैं, और उन सब पूरी ज़मीन मिला करके 100 एकड़ है। तो ये लोग क्या करते थे, समय समय पर सारी ज़मीन को छोड़ देते थे, मतलब अपना मालिकाना हक एक बार के लिए न्यूट्रल कर देते थे कि भाई सब लोग न्यूट्रल हो जाते थे कि भैया ये जो 100 एकड़ ज़मीन है ये अभी किसी की नहीं है, ठीक। फिर वो लोग क्या करते थे, उनकी जो कम्यून उनकी एक एसोसिएशन होती थी, एक संगठन होता था, उस संगठन की मीटिंग करते थे वो लोग। और 20 परिवार है तो 20 परिवार में भाई किसी परिवार में 4 सदस्य होंगे, किसी परिवार में 10 सदस्य होंगे, किसी परिवार में 5 सदस्य होंगे, है ना। मेंबर्स मतलब डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स अलग अलग होंगे। तो वो लोग आपस में समझौता करके हर परिवार की जरूरत के अनुसार उस 100 एकड़ को बांट लेते थे कि भैया जैसे मान लो कि कोई ए फैमिली है, अब ए फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, और एक बी फैमिली है, बी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। तो आपस में समझौता करके जिस फैमिली में 10 मेंबर हैं उसको थोड़ा ज़्यादा ज़मीन दे दी गई कि भाई तुम्हारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तुम्हारे परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो तुम थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन ले लो। 5 मेंबर वाला है तो उसको कम ज़मीन में भी उसका खर्चा चल जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। बात समझ में आई? मतलब बड़ा ही बेहतरीन तरीका था। आपस में वो लोग परिवार की ज़रूरतों के अनुसार
जमीन का बंटवारा कर लेते थे समय समय पर। मतलब ऐसा नहीं है कि हर सीजन में करते हो, मतलब समय समय पर 2-4 साल पे ऐसे करके वो इस तरह से डिसाइड कर लेते थे आपस में ही बैठ के कि किसको कितनी ज़मीन दे दी जाए ताकि उसका परिवार आराम से चल जाए। ठीक है, ये एक परंपरा थी वहाँ रूस में, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं था, बाकी यूरोपीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं था। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, ये जो लाइन है, ये की लाइन है, ये की सेंटेंस है। जो सोशलिज्म है और जो कम्युनिज्म है, ये कहाँ से शुरुआत हुआ? कम्युनिज्म मतलब रूस के मतलब परंपरा में था। ठीक है, अब ये कैसे एक नई विचारधारा बन गई, इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब आते हैं 2.3, सोशलिज्म इन रसिया, रूस में समाजवाद। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। 1914 से पहले जितनी भी राजनीतिक दल थे रूस में, वो सब अवैध थे, गैर कानूनी थे। यानी जो जार था, राजा था वहाँ का रूस का, उसने किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता नहीं दी थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी RSDWP was founded in 1898, but socialists who respected Marx's ideas However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strike. 1898 में समाजवादियों ने, जो कि समाजवाद की विचारधारा के समर्थक थे और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, उन लोगों ने एक राजनीतिक संगठन बनाया जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, हालांकि ये उस समय जो रूस की सरकार थी, जार की जो सरकार थी, उसके अनुसार ये एक इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन था, गैर कानूनी संगठन था, क्योंकि जार ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी थी, फाउंडिंग मतलब बनाने की, क्रिएट करने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए वो ये जो पार्टी थी, इसको ये भी एक तरह से इल्लीगल थी, गैर कानूनी। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, इस संगठन ने एक न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र निकाला, मजदूरों को मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया और जरूरत पड़ने पर ये लोग स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते थे, यानी हड़ताल भी करते थे। हड़ताल का मतलब या स्ट्राइक का मतलब काम बंद कर देना, जैसे फैक्ट्री में काम हो रहा है ना, काम बंद कर देना। Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist. कुछ रूसी समाजवादी ये महसूस करते थे, ये फील करते थे कि रूस के किसान तो प्राकृतिक रूप से ही समाजवादी हैं, क्योंकि उनकी कस्टम, उनकी परंपरा में है जमीन को समाज की जरूरत के अनुसार बांटना, कि समाज में जो परिवार हैं, किस परिवार को कितनी जरूरत है उसके हिसाब से आपस में जमीन को बांट लेना। ये रूस के किसानों की परंपरा है, इसलिए वो तो प्राकृतिक रूप से समाजवादी हैं। बड़ी अच्छी बात बोली। मतलब रूस को कहने का मतलब ये कि रूस के जो समाजवादी थे वो ये सोचते थे कि रूस के लोगों को समाजवाद सीखने की जरूरत नहीं है, और रूस में समाजवाद कोई नई चीज नहीं है ना, ये तो परंपरा में है। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज।
तो इसलिए वो जो कुछ समाजवादी थे रूस के, वो ये सोचते थे कि पीजेंट्स, किसान, न कि मजदूर, रिवॉल्यूशन के मेन फोर्स हैं। यानी जो क्रांति करने वाले जो मुख्य जो ताकत है वो मजदूर नहीं है, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर नहीं है, बल्कि कौन है? किसान। तो उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क दिया, क्या लॉजिक बताया कि भैया किसान तो बरसों से समाजवाद अपनाए हुए हैं, आपस में वो लोग जो है दे पूल्ड द कल्टीवेशन लैंड, वो लोग जमीन वो लैंड पूल करते हैं, जैसे पूलिंग, POOLING। पूलिंग क्या होता है? जैसे पूलिंग का और अच्छे से मतलब समझा देता हूँ। जैसे बच्चों तुम लोगों ने सुना होगा एक वर्ड कार पूलिंग, बाइक पूलिंग। जैसे मान लो एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में 4 परिवार रहते हैं, है ना? तो चार उसके घर के 4 जो मेंबर हैं वो लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, चारों अपनी अपनी कार से जाते हैं, अलग अलग, चारों के पास अलग अलग कार है, चारों अपना अपना नौकरी करने ऑफिस में रोज सवेरे 8 बजे 9 बजे जो भी है जाते हैं अपनी अपनी कार में, और सबके ऑफिस एक ही तरफ हैं, मतलब एक ही एरिया में सबके ऑफिस हैं चारों के। अब क्या हुआ कि भाई उन चारों में से एक ने थोड़ी समझदारी दिखाई, उसने बाकी 3 लोगों से कहा कि यार हम लोग चारों लोग कार से, अपनी अलग अलग कार से जाते हैं और सब लोग एक ही रोड में जाते हैं, एक ही तरफ जाते हैं, सबके ऑफिस हैं और सबकी गाड़ी में तेल पेट्रोल जलता है भाई। तो एक काम करते हैं भाई कि एक ही कार से चारों लोग चलते हैं। आज एक की कार से चलते हैं, कल दूसरे की कार से चलेंगे, परसों तीसरे की, फिर चौथे दिन चौथे की कार से, ऐसे करते हैं। इससे क्या होगा? तेल की बचत होगी, तेल ज़्यादा नहीं जलेगा, पैसे की बचत होगी और काम भी हो जाएगा, हम लोग ऑफिस भी पहुंच जाएंगे। तो सब तैयार हो गए। इसको बोलते हैं कार पूलिंग। इसको क्या बोलते हैं? कार पूलिंग, यानी आपस में समझौता करके, है ना? तो उसी तरह मैंने अभी पहले बताया कि रूस के किसान लैंड पूलिंग करते थे, यानी सारी ज़मीन को वो एक तरफ रख करके और आपस में इस तरीके से बंटवारा करते थे कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो ये एक तरह का समाजवाद है, एक तरह का समाजवाद है जहाँ किसी की भी निजी संपत्ति नहीं है, संपत्ति पूरे समाज की है और उसका बंटवारा समाज के लोगों की ज़रूरतों के अनुसार किया गया है। ठीक है? तो इसी तरह कुछ समाजवादी ये मानते थे कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर समाजवाद नहीं लाएंगे। समाजवाद कौन लाएगा? रूस के किसान। ठीक है? एंड रसिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्री। और रसिया जो है, रूस जो है, वो यूरोप के और किसी अन्य देश की तुलना में शीघ्रता से, बहुत जल्दी से समाजवादी देश बन जाएगा। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। और जो समाजवादी थे वो इसी बात से प्रेरित होकर बहुत ही क्रियाशील हुए देहाती क्षेत्र में, रूस के देहाती ग्रामीण इलाकों में, है ना? 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में सक्रिय रूप से वो मोटिवेट कर रहे थे किसानों को। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900। और इन समाजवादियों ने 1900 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट। और ये जो पार्टी थी ये संघर्ष कर रही थी किसानों के अधिकारों के लिए, और इनकी मुख्य मांग थी, डिमांड थी कि ये जो नोबल्स हैं, जो जमींदार सामंत हैं, ये ज़मीन जो है किसानों को ट्रांसफ़र करें। जो किसान खेती कर रहे हैं उनके नाम ये ज़मीन कर दी जाए, क्योंकि असली हकदार ये किसान हैं। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इन समाजवादी
क्रांतिकारियों के विचारों से असहमत थे, इन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से असहमत थे, खास तौर से किसानों को लेकर। क्या? लेनिन व्लादिमीर लेनिन एक नेता था रूस का। वो क्या सोचता था? लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, some were poor and others rich, some worked as laborers while others are capitalists who employed workers. Given this differentiation within them, they could not all be part of a socialist movement. लेनिन ये महसूस करता था कि किसान जो हैं वो संगठित नहीं हैं, यूनाइटेड नहीं हैं, उनको एक यूनाइटेड ग्रुप के तौर पे नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ किसान गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ किसान जो है मजदूरों के तौर पे, कुछ पूंजीपति बड़े किसानों के यहाँ काम करते हैं, ठीक है, कुछ जो बड़े बड़े पूंजीपति बड़े पैसे वाले किसान हैं वो दूसरे मजदूरों को अपने में खेती करवाते हैं। तो इस तरह से किसान तो सोशल, अगर उनका सोशल स्टेटस देखा जाए, सामाजिक स्तर देखा जाए, तो वो तो बटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं, उनमें कोई एकता नहीं है। तो इस तरह से इस डिफरेंशिएशन यानी इस अलगाव, विभेद, विभिन्नता को दर्शाकर ये बताया गया कि दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ सोशलिस्ट, इसलिए वो सोशलिस्ट मूवमेंट यानी समाजवादी आंदोलन के पार्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। ये किसान समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि ये एक यूनाइटेड ग्रुप है ही नहीं, ऐसा मानना था लेनिन। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो पार्टी थी ये खुद ही विभाजित हो गई, खास तौर से रणनीति को लेकर के कि हमारे संगठन की क्या रणनीति होगी, किसको जोड़ा जाए, किसानों को जोड़ा जाए कि मजदूरों को जोड़ा जाए, किसको मेन माना जाए। इस मुद्दे पर पार्टी में खुद ही डिवीजन हो गया। व्लादिमीर लेनिन, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of quality of its member. Others, यानी Mensheviks, thought that the party should be open to all, as in Germany. अब देखो इस पार्टी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो थे, इस पार्टी में ही दो विचारधाराएं जन्म ले ली, ठीक है। एक तरफ जो व्लादिमीर लेनिन था जो कि बोल्शेविक ग्रुप का नेता था, उसका मानना था कि इस जार के रूस में, इस शोषण भरे रूस में जिसमें कि जार का शोषण चलता है यानी रूस के राजा का शोषण चलता है, तो ऐसे में अगर हमको जार और ये नोबल्स और ये जमींदारों से हमको मुकाबला अगर करना है तो हमारी पार्टी एकदम डिसिप्लिन्ड, एकदम अनुशासित होनी चाहिए, और इसमें जो मेंबर्स हों, इसमें जो सदस्य हों वो क्वालिटी वाले होने चाहिए, गुणों से भरे हुए होने चाहिए, यूनाइटेड होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। ये नहीं कि जो मिल रहा है उसको अपने पार्टी में भर्ती कर लो, घास भूसा जो मिल रहा है भर्ती कर लो, हमको अपने सिर बढ़ाने हैं यानी नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाने हैं। नहीं, उसका मानना था कि नंबर ऑफ मेंबर नहीं, क्वालिटी ऑफ मेंबर होना चाहिए। भले ही मेंबर कम हो लेकिन उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो यूनाइटेड होने चाहिए। ऐसा बोल्शेविक ग्रुप का जो नेता था व्लादिमीर लेनिन, उसका मानना था। लेकिन उसके अलावा जो थे मेंशेविक्स ग्रुप को मानने वाले जो नेता थे, मेंशेविक, उनका विचार था कि हमारी पार्टी को ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, ओपन टू ऑल, यानी जो भी हमारे विचारों से सहमत है, चाहे वो कोई हो, मजदूर हो, किसान हो, समाज के किसी भी वर्ग से हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर वो हमारे यहाँ सदस्य बनना चाहता है तो उसका स्वागत है। जैसा कि जर्मनी में, मतलब जो आना चाहता है बनाओ मेंबर, क्वालिटी फ्लॉलिटी के चक्कर में मत पड़ो, है ना। तो इस तरह से ये जो पार्टी थी, ये जो संगठन था समाजवादियों का, विचारधारा के तौर पे ये दो भागों में बट गया।
एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक ग्रुप एंड मेंशेविक ग्रुप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। बोल्शेविक ग्रुप का मानना था कि मेंबर कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी वाले मेंबर होने चाहिए, यूनाइटेड होने चाहिए, क्योंकि जार का जो रसिया है, रिप्रेसिव रसिया, शोषण करने वाला जो रूस का जो समाज है, उससे अगर मुकाबला करना है तो मेंबर डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए। हर किसी को मेंबर बनाना ठीक नहीं है। लेकिन जो मेंशेविक ग्रुप को मानने वाले थे, उनका मानना था कि पार्टी ओपन टू ऑल, पार्टी को सबके लिए खुला होना चाहिए, जो भी सोशलिस्ट विचारधारा से सहमत है उसको आप मेंबर बनाइए, उसको शामिल करिए, ठीक है। बच्चों आज का वीडियो काफ़ी लंबा, आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, और आप लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो बच्चों डाइजेस्ट भी नहीं होगा, समझ भी नहीं पाएंगे आप लोग, ठीक है। और मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। आप लोग इसको वीडियो को फॉलो करिए, एक एक लाइन को समझिए, जहाँ नहीं समझ में आता है अपने कमेंट्स लिखिए, ठीक है, और फिर उन कमेंट्स को कंसीडर करके मैं उनको रेक्टिफाई करूँगा, ठीक है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियोस आपको और क्या बोलते हैं पता चलेंगे, वो घंटी वाला जो बटन है वो भी दबा दीजिए, ठीक है ना। इससे आपको जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने कोई नया चैप्टर, नया पार्ट डाला है, और आप अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।